बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में स्वास्थ्यकर्मी ने 25 अक्टूबर को अपने बंद घर में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अब पुलिस के सामने नीरज की आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट हो चुकी है। दरअसल नीरज ने अपने पड़ोसी राम भरोसे और उसके 2 बेटों से तंग होकर आत्महत्या की थी। इस संबंध में पुलिस को नीरज की आत्महत्या करने से एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपनी मौत की वजह राम भरोसे और उसके बेटे को उसकी मौत की वजह बनाया। नीरज ने अपनी मौत से पहले बनाए हुए वीडियो में कहा था कि उसका पड़ोसी राम भरोसे उसके द्वारा कैलाशपुरम में खरीदे मकान में ना उसे रहने दे रहा है और ना ही बेचने दे रहा है। वह उसे काफ़ी परेशान है और वह उसे बहुत टॉर्चर करता रहा है। उसने 3 साल पहले भी इज्जतनगर पुलिस से राम भरोसे की शिकायत इज्जतनगर पुलिस से की थी। राम भरोसे के आगे उसका कद छोटा पड़ गया और पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। 25 अक्टूबर को वह अपने किसी परिचित महिला को मकान दिखाने गया था, जिसके बाद उससे राम भरोसे और उसके 2 बेटे हरीश और श्याम ने उसे घेर लिया और बोले, यह मकान तो वही लेंगे, किसी को बेचने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देंगे। नीरज ने अपने वीडियो में एसएसपी डीएम कमिश्नर से गुहार लगाते हुए यह भी कहा है कि राम भरोसे उस पर बहुत टॉर्चर करता है और वह ही उसकी मौत का कारण है। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने 4 पर लिखा मुकदमा। इंस्पेक्टर इज्जतनगर ने बताया कि घटना के संबंध में मुकदमा 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में जमीन बेचने वाले राजवीर का नाम भी शामिल है। मेरा हाथ जोड़ के सबसे नमस्कार। मैं बहुत होश हवास में आज एक बयान देता हूँ। आज मैं अपना मकान एक लेडीज़ को दिखाने आया, जो एक आशा वर्कर हैं, किराए के लिए। और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनसे कि मेरे नाजायज़ संबंध नहीं हैं, सिर्फ वो मेरी एक दोस्त हैं स्टाफ के नाते। मेरा मकान डेलापुर कैलाशपुरम में है। जो मकान मैंने आधार फाइनेंस के द्वारा लोन लेके लिया। जब से मैंने मकान लिया, इस मकान को मुझे बरतने नहीं दिया गया। मेरा पड़ोसी जो राम भरोसे हैं, जो जस्ट मेरे बराबर में उनका मकान है, जब से मैंने मकान लिया है मुझे यहाँ रहने दिया नहीं जाता है, क्योंकि मैं बिना माँ बाप का बेटा हूँ। और ये सब भी जानते हैं कि आज के टाइम में कोई भाई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के पच्चर नहीं, मतलब किसी के बीच में नहीं बोलना चाहता है। मेरे आगे 2 बेटी हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी बीवी लाखों में एक है जिससे मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। आज मैं अपना मकान, उनका कोई जानने वाला होगा, वो मेरे हॉस्पिटल में आई थी, मैं दिखाने आया। दिखाने के बाद मैंने अपना मकान, क्योंकि मेरे मकान की इस समय कंडीशन इतनी बुरी है, जब वो मुझे रहने ही नहीं दिया जाता है, आए दिन कोई ना कोई बवाल मेरे साथ होता है। और उसकी वजह ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पुलिस भी मेरी नहीं सुनती है। अब से करीब 3 साल पहले मैं थाने गया जब मेरे साथ बवाल हुआ, लेकिन पुलिस ने खाली वर्बली मेरी बात सुनी, कोई लिखत मेरे साथ नहीं। लिखत में मैं कुछ एप्लीकेशन लेके गया तो ऐसे डाल दी गड्ढे में जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मेरा पड़ोसी राम भरोसे एक पैसे वाला और दबंग आदमी है। जब कोई बात आता है तो थाना इज्जत नगर में उसकी थोड़ी दबंगी है, और वो पैसा देके थाने के द्वारा मुझे दबा दिया था। मैं सीधा सज्जन आदमी,
क्योंकि मेरे पास अब इतनी दौलत नहीं, जब से जब मैंने मकान ख़रीदा है, या तो मैं अपने बच्चों को पालूँ या कोर्ट कचहरी करूँ। आज जब मैं उस लेडीज़ को मकान दिखाने के लिए आया था, यहाँ से मकान दिखाने के बाद जब मैं थोड़ी दूर पहुँचा तो राम भरोसे के दोनों लड़के, एक का नाम शायद श्याम है और एक और था, मुझे रास्ते में कहीं रोक लिया उन्होंने। और रोकने के बाद मुझसे बोले, जो किसको लेके आया, अब क्या कर रहा तू, मकान का बेचेगा? मुझे बोले, साले जान से मार देंगे अगर तूने मकान के बारे में सोचा भी बेचने की। फिर मुझसे कहा उन्होंने, जो भी लेना देना है हम दे देंगे तुझे, अगर तूने मकान बेचने के बारे में सोचा भी तो सोच ले हम तेरा क्या करेंगे, और तू किसी चीज़ में हमसे नहीं जीतेगा, पैसे में, ताकत में और सोर्स में। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं इतना टेंशन में हूं कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरी बरेली प्रशासन से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से और बरेली के एसएसपी साहब से मेरी हद जड़ी है। मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि मुझे इसने इतना टॉर्चर कर रखा है कि ना तो जो मुझे यहाँ रहने देता है और ना मुझे ये मकान बेचने देता है। आज मैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, इसकी मौत का कारण सिर्फ राम भरोसे और जो आज उसके दोनों बेटों ने मेरा घिराव करा था, जिसका मैं नाम जानता हूँ। एक का नाम जानता हूँ श्याम और दूसरे को नहीं जानता हूँ। उसका नाम बाई फेस जानता हूँ लेकिन नाम से नहीं जानता हूँ। वो आज मुझे उन्होंने घेर लिया और अब भी मुझे उन्होंने ये धमकी दी कि अगर ये मकान के बारे में तुमने सोचा, जो भी लेना देना है हमसे बैठ के बात कर। तो ये मकान जब मैंने राजवीर और उनकी मिसिस थी, क्या नाम, किरण वर्मा, उनसे ख़रीदा था, तो ये मकान मैंने 14,70,000 रुपये का, 20,50,000 रुपये का ख़रीदा था। 20,50,000 रुपये का ये मकान मैंने ख़रीदा था, जिसमें आधार बैंक के द्वारा मेरा लोन हुआ और लगभग इसके अंदर करीब रजिस्ट्री वगैरह सब लगा के, जिसमें से मैंने थोड़ा बहुत पैसा अपने फंड में से निकाला, थोड़ा बहुत मैंने अपना जेवर बेचा। जो मैंने पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया, उसके द्वारा थोड़ी बहुत रजिस्ट्री में पैसा मेरा खर्चा हुआ। मुझसे उस दिन एक दिन ये लोग मेरे पास पहुँचे और मकान के विषय में बात करने लगे। तो मैंने इनसे कहा, करीब भैया मुझे 25 लाख रुपए में पड़ा है, मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आप एक दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को श्री नीरज वाल्मीकि, उम्र लगभग 45 वर्ष, द्वारा अपने घर में आत्महत्या की गई। इनका पोस्टमार्टम कराया गया और परिवारजनों द्वारा इनका अंतिम संस्कार कराया गया। आत्महत्या के 2 दिवस उपरांत इनकी पत्नी श्रीमती नीतू द्वारा थाना इज्जत नगर में मृतक के मोबाइल फ़ोन से 2 7-7 मिनट के वीडियोज़ उपलब्ध कराए गए। इन वीडियोज़ में मृतक द्वारा पड़ोस में रहने वाले परिवार के विरुद्ध मकान न बेचने देना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना व 3 वर्ष पूर्व पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने, ऐसी बातें कही गई। इन वीडियोज़ का तत्कालीन संज्ञान लेते हुए थाना इज्जत नगर में 794/24 ऐसी FIR पंजीकृत कराई गई और तहरीर के आधार पर 4 लोगों को नामजद अभियुक्त किया गया। इन 4 नामजद अभियुक्तों में से 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अभी तक की जांच में पता चला है कि 2018 वर्ष में मृतक द्वारा एक मकान खरीदा गया था राजवीर से और यह मकान अभी तक खाली पड़ा है। यह मकान मृतक बेचना चाहता था, लेकिन राजवीर और मृतक का पड़ोसी राम भरोसे इस मकान को बेचने नहीं देते थे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। 25 तारीख को भी ऐसी ही घटना घटित हुई और इस घटना से क्षुब्ध होकर नीरज ने आत्महत्या कर ली। IGRS पोर्टल पर सर्च किया गया तो पाया गया कि मृतक द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। वह थाने पर विगत 6 माह का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। वह बीट कर्मचारियों से वार्ता की गई, जानकारी ली गई, इसमें भी कोई भी शिकायत या प्रार्थना पत्र देना नहीं पाया गया है। इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई व जांच प्रचलित है।